हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक साउथ कोरियन मूवी है जिसका नाम है द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। मूवी की स्टार्टिंग एक व्हाइट कार से होती है जो एक काली कार का पीछा करती है और उसे एक सुनसान जगह पे टक्कर मार देती है। वो आदमी कार से बाहर निकलता है और ब्लैक कार का आदमी एक्सीडेंट के कुछ फोटो लेता है ताकि अगर इंश्योरेंस कंपनी मांगे तो दिखा सके। लेकिन सफेद कार का आदमी, जिसका नाम अभी हम नहीं जानते, उस पर हमला करता है और ब्लैक कार के पिछली सीट पे ले जाके मार देता है और वहां से सफेद कार में भाग जाता है। 2005 अगस्त के महीने में दो पुलिस वाले ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और पहले सीन में हुई हत्या को रेडियो पे सुनते हैं। अब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए टी-सो गाड़ी से बाहर निकलता है और गैम्बलिंग फैसिलिटी के अड्डे पे जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसके जेब में कुछ पैसे डाल देते हैं, लेकिन टी-सो को ये पसंद नहीं आता, इसलिए उन्हें पीटता है। फिर एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है जो एक काउंटर के पीछे काम करता है। वो इलीगल तरीके से मनी एक्सचेंज करते हैं। इस बीच एक माफिया बॉस डोंग सू पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करता है और कुछ आदमी अंदर आते हैं और उसे घटना के बारे में बताते हैं। डोंगसू पहले पंचिंग बैग को नीचे उतारने को कहता है और उसके आदमी उसे नीचे उतार के खोलते हैं और दिखता है उसमें एक आदमी था जो खून से लथपथ था। फिर डोंगसू बिल्डिंग से बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है और दो कार उसके कार के पीछे चलती है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को कॉल करता है और उसे पुलिस वाले की कंप्लेन करता है जो उसके गैम्बलिंग फैसिलिटी में घुस गया। वो इस पुलिस वाले को पैसे दे रहा था ताकि उसके लोग ये काम कर सके और उसे कोई पुलिस वाला परेशान ना करे। टीसोक उस लड़के को जिसे उसने गिरफ्तार किया था उसकी मोटरसाइकिल में बैठाता है और एक क्राइम सीन पे ले जाता है। टीसोक उसे मोटरसाइकिल पे हथकड़ी लगाता है और क्राइम सीन पे जाता है और दिखता है वो लड़का भागने के लिए मोटरसाइकिल घुमा रहा है। टीसोक घटना की जगह पे पहुंचता है और क्राइम सीन को देखता है। फिर कार के पीछे एक स्क्रैच को नोटिस करता है जिससे उसे अच्छी लीड मिल सकती है। टांगसू सांगडू से बात करता है जो एक गैंगस्टर है। उन दोनों के बीच अपने एरिया को लेके बात चल रही थी जिसे वो सहमत नहीं थे। तभी दोनों के बॉडीगार्ड में इस बात को लेके बहस हो जाती है और डांगसू उठता है और अपने बॉडीगार्ड को घूसा मारता है और दूसरे बॉडीगार्ड को अपने हाथ से उसका दांत उखाड़ देता है और कहता है जब बॉस बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। ये देख के डरा हुआ सांगडू सभी बात के लिए मान जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की बैठक होती है जहाँ टी-सोक सुझाव देता है कि वो एक सीरियल किलर ने किया होगा क्योंकि वहाँ पहले भी दो हत्याएं हुई है जिसमें एक ही लंबाई का चाकू का यूज किया गया है। दूसरा पुलिस वाला उससे सहमत नहीं होता और उसी समय डायरेक्टर उसे गुस्से में सुना देता है क्योंकि वो बिना किसी निर्देश के गैम्बलिंग फैसिलिटी पे गया। मगर टी-सोक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ बुरे लोगों को पकड़ना चाहता है। डोंगसू अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है और खुद गाड़ी में अकेले जाने का फैसला करता है। डोंगसू फोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाता है, तभी अचानक एक कार पीछे से उसकी कार से टकराती है और वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर है। कार में डैमेज ज्यादा नहीं हुआ था इसलिए डोंगसू जाने लगता है। तभी पीछे से किलर डोंगसू को छुरा घोंप देता है लेकिन डोंगसू कोई इजी टारगेट नहीं था। वो किलर का चाकू छीन लेता है और किलर के सीने में घुसा देता है। फिर किलर जल्दी से कार में बैठता है और डोंगसू को हिट करके भाग जाता है। डोंगसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जबकि उसके आदमी दूसरे अंडरवर्ल्ड के लोगों को मार के बदला लेना शुरू कर देते हैं। अब दिखता है सीरियल किलर अपना चाकू साफ करता है और अपने घाव की देखभाल करता है। फिर बाद में एक सुनसान जगह पे एक बुढ़े आदमी को अपना शिकार बनाता है। डोंगसू उठता है और अपने बॉडीगार्ड से बात करता है। उसे नहीं पता कि हमलावर कौन था, लेकिन वो अपने गार्ड को एक सफेद सूडान की तलाश करने के लिए कहता है। टी-सोक वहाँ डोंगसू का बयान लेने के लिए आता है लेकिन डोंगसू उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो उसकी कार की जाँच के लिए जाता है जहाँ उसे पिछले केस की तरह ही डेंट का निशान मिलता है। टी-सोक डायरेक्टर से बताता है ये सीरियल किलर होना चाहिए और डोंगसू ने किलर का चेहरा देखा है और उन्हें उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ लाने की जरूरत है। मगर डायरेक्टर नहीं सुनता और उसे भगा देता है। अब किलर दिखता है जो कॉफी पी रहा है और एक ट्रक ड्राइवर को मार के उसकी गाड़ी ले लेता है। तभी ट्रक में पहले से सोया आदमी जागता है और किलर उसे भी मार देता है मगर उसका चाकू सड़क के किनारे गिर जाता है। जबकि उसी समय डोंगसू एक लड़की से किलर का स्केच बनवाता है और वो लगभग किलर के जैसा ही स्केच बनाती है। डोंगसू स्केच बॉडीगार्ड को दिखाता है और उसे पुलिस से पहले ढूंढने का आदेश देता है। टी-सोक फिर डोंगसू से मिलता है और उसे कुछ दबाव बनाने की कोशिश करता है। फिर उसकी भावनाओं से अपील करता है कि किलर बिल्कुल पागल है और उसे रोका जाना चाहिए वरना और लोगों को मारेगा। डोंगसू उसे कुछ नहीं बताता। बाद में डोंगसू का बॉडीगार्ड बताता है उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, उस पे अटैक के बाद से उसके नाम की अफवाहें शुरू हो गई है। डोंगसू कहता है उसको किलर को ढूंढना होगा और उसे जल्दी ही मारना होगा, तभी अफवाहें बंद होगी और इस तरह वो अपना सम्मान फिर से हासिल कर सकता है। बाद
बाद में उसके आदमियों को सफेद सूडान मिल जाती है और उसका चाकू भी, जिससे वो लोगों को मारता था। डोंगसू टीसोक को खोज में सहयोग करने के लिए इनवाइट करता है और कहता है अगर टीसोक ने उसे पहले ढूंढ लिया तो वो उसे कानून के हवाले कर सकता है, लेकिन डोंगसू उसे पहले ढूंढता है तो वो उसे खुद सजा देगा। डोंगसू के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देता है और बताता है उसकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए टीसोक उसे धोखा नहीं दे सकता। अब गैंगस्टर और कोप एक साथ काम करते हैं किलर को ढूंढने के लिए, और हत्यारे की उम्र 35 साल की होनी चाहिए और वो रात में शिकार करता है। टीसोक अपने अन्य साथियों के साथ सिगरेट शेयर करता है और कहता है वो गैंगस्टर को किलर को पकड़ने में मदद करेंगे, फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लेंगे। डोंगसू अपने गार्ड ओसांग को बताता है वो पुलिस की मदद करेंगे, मगर जब वो किलर को पकड़ लेंगे तो उससे छुटकारा पा लेंगे। डोंगसू केस को और थोड़ा जटिल करता है और सांगडू को मारने का आदेश देता है, जहां उसका आदमी सीरियल किलर का चाकू का यूज करता है और उस चाकू को वहीं छोड़ देता है ताकि पुलिस को वो मिल सके। जब पुलिस उसकी जांच करती है तो उन्हें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे पता चलता है कि ये गैस स्टेशन पे हुई हत्या से जुड़ी है। टीसोक समझ जाता है कि डोंगसू ने अपने विरोधी गैंगस्टर को मरवाया है ताकि पुलिस को लगे कि ये किलर ने किया। टीसोक डोंगसू से मिलने जाता है जहां उनके बीच लड़ाई होती है, मगर वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। न्यूज टीम सांगडू के मौत के बारे में बताती है और जांच में मदद के लिए पुलिस की एक नई टीम आती है। अब रियल किलर ये न्यूज रेस्टोरेंट में देख रहा था और खुद में गुनगुना रहा था कि ये मैंने नहीं किया। एक लड़का उसकी बातें सुनता है और उसे डरा हुआ देखता है। किलर उठता है और वहां से निकल जाता है और सांगडू के अंतिम संस्कार में किलर भी भीड़ में बैठा होता है और डोंगसू पे नजर रख रहा होता है। वो सांगडू के बॉडीगार्ड के पास जाता है और उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा था सांगडू को मेरे चाकू से मारा गया मगर मेरे द्वारा नहीं। वो डोंगसू और टीसोक की तरफ इशारा करता है। बाद में वो सफेद सूडान की जांच करता है और उन्हें स्टीयरिंग के नीचे खून का धब्बा मिलता है, इससे हत्यारे की पहचान हो सकती है। अचानक कुछ आदमी उन पे हमला करते हैं और वो सांगडू के आदमी है और उनमें बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है और वो दोनों सभी को पीटने में कामयाब रहते हैं। बाद में टीसोक के साथियों को किलर पे एक लीड मिलती है और वो वहां जाता है और अपने आंखों के सामने किलर को देखता है। वो उसका पीछा करते हैं मगर वो वहां से निकलने में कामयाब रहता है। फिर उन्हें ऐसी जगह का पता चलता है जहां हत्यारा खाता पीता था। वो जिस बोतल में पीता था उसकी तलाश करते हैं और एक कारखाने का दौरा करते हैं जहां खाली बोतल रिसाइकिल के लिए वापस जाती है और अपने साथ फोरेंसिक टीम को भी लाता है और कुछ नए सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डोंगसू अपने बिजनेस को फिर से बहाल करने के लिए नए पार्टनर बनाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला जो फोरेंसिक विभाग में काम करती है टीसोक को एक फाइल देती है और सुझाव देती है कि वो उसके लड़के की तलाश में जाए जिसे बहुत समय पहले लापता घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसे एक फिंगरप्रिंट मिला जो व्हाइट सूडान में मिले फिंगरप्रिंट से मैच करता है। वो उसके घर जाता है और वहाँ के मकान मालिक से बात करता है और वो कहती है वो आदमी अच्छा इंसान है और उसने कभी कोई परेशानी नहीं की। अंदर जाने पे उसे कुछ फोटो मिलते हैं और वो फोटो को स्केच से मैच करता है और ये मिल जाते हैं। अब टीसोक अपने पार्टनर और डोंगसू को इसके बारे में बताता है। वे कार्रवाई करते हैं और हत्यारे की तस्वीर सभी को देते हैं और पूरे शहर में खोज करते हैं मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। एक दिन डोंगसू बस स्टैंड पे टीसोक का इंतजार कर रहा था और तेज बारिश हो रही थी और एक लड़की भी बस का इंतजार कर रही थी। उसे बारिश से बचाने के लिए डोंगसू उसे अपना छाता दे देता है ताकि बस के आने तक वो गीली ना हो जाए। अब रात में टीसोक और डोंगसू डिनर कर रहे थे और टीवी पे एक समाचार में उनको पता चलता है शहर में एक मर्डर हो गया और पता चलता है जिस स्टूडेंट को उसने अपना छाता दिया था उसका ही मर्डर हो गया है। वो बहुत गुस्से में हो जाता है और हर कोई किलर को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इस बार वो उसे कार में देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। डोंगसू और ओसन किलर को टक्कर मारते हैं और टीसोक भी उसी वक्त टक्कर मारता है। हालांकि किलर कार से निकल के भागने लगता है। वो उसका पीछा करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। किलर ओसन को चाकू मार देता है लेकिन डोंगसू उसको ट्रैक करने में कामयाब रहता है और उसको खूब पीटता है। उसके बाद डोंगसू उसे एक गोदाम में ले जाता है और उसे टॉर्चर करता है। जब वो उसके कंधों से उसका सिर अलग करने वाला होता है तो टीसोक अपनी कार से अंदर आ जाता है और डोंगसू को टक्कर मार देता है जिससे डोंगसू बेहोश हो जाता है। फिर टीसोक किलर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आता है मगर एक प्रॉब्लम आती है कि पुलिस के पास इतने सबूत नहीं है कि वो किलर को मौत की सजा दिला सके। टीसोक डोंगसू को मना लेता है कि वो खुद को अदालत में गवाह के रूप में पेश करे। डोंगसू ये करने के लिए मान जाता है इस शर्त पे कि उसे उसी जेल में भेजा जाए जिसमें किलर को भेजा जाएगा। डोंगसू कोर्ट में पेश होता है और साबित करता है कि हत्यारे ने वास्तव में उस पे हमला किया था और जब वो लड़ रहे थे तो उसने किलर के छाती पे बाईं तरफ चाकू मारा था। पुलिस वाले किलर के कपड़े हटाते और उन्हें वहाँ चाकू का निशान मिलता है। किलर को डोंगसू के साथ जेल में भेज दिया जाता है और शायद डोंगसू उसे उसकी मौत की सजा से पहले ही वहाँ मार देगा। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।